तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, या फिर जोरा जोरी चने के खेत में, या फिर चलती है क्या 9 से 12। बॉलीवुड में ऐसे गीतों की कमी नहीं है जो प्रेमी जोड़ों के बीच होने वाली कूची कू को दिखाते हो। मगर ध्यान से सोचिए तो ये गाने हमारे समाज के बारे में भी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमियों के पास प्रेम करने की जगह नहीं है। कभी खेत में तो कभी मूवी थिएटर का सहारा ले रहे हैं प्रेमी। हालांकि प्रेम के कई गुरु ये मानते हैं कि इससे युवा प्रेम का रोमांच बना रहता है। खैर, आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेमियों के साथ में रहने की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप और किताबों में कहते हैं कोहैबिटेशन, यानी साथ में रहना। कुल मिलाकर मतलब ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसके बाद लोग हाय तौबा करते हैं। और शायद यही वजह होती है कि ज्यादातर कपल्स लिव इन रिलेशनशिप्स की बात को अपने पेरेंट्स और दूसरे रिलेटिव्स से शेयर नहीं करते, कई बार मकान मालिक से भी झूठ बोलते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि कानून इसे हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार की नजर से नहीं देखता। कानून लिव इन रिलेशनशिप को हमारा अधिकार मानता है। इसको लेकर भारत में कानूनी पहलू क्या है? ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें अलग अलग कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर लैंडमार्क जजमेंट सुनाए हैं? लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी और डारी शो। आपकी स्क्रीन पर इस समय कुछ तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों में एक कपल है। बाईं तरफ जो महिला है उनका नाम अलाना पांडे है। अलाना बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की कजिन है। मशहूर अभिनेता चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे की बेटी है। दाईं तरफ उनके बॉयफ्रेंड आइवर मैकरे हैं। दोनों लॉस एंजलिस में रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। इसके बारे में दोनों के घर वालों को भी पता है। अलाना भी इस वीडियो में अपने लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रही थी। अलाना ने बताया कि जब उन्होंने अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को बताया तो वो बेहद खुश हुए। खासकर उनकी मां को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अलाना और उनके बॉयफ्रेंड मिलकर घर खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स काफी ओपन माइंडेड हैं। अलाना ने क्या कहा, सुनिए। They were so happy. Yeah, I don't even remember this. What happened? I remember telling my mom first that we're getting a house, and she was absolutely ecstatic. Yeah. She was happy because I think this was also, besides me moving in with him, this was like my first house that I got on my own. I was paying my own rent, and it was just a big step in my life. Besides moving in with my boyfriend, also just having my own place. This was my first place. Yeah. So I my mean, it's fam- our place, but yeah. तो आपने अभी अलाना की बात सुनी। अलाना सोसाइटी के ऊंचे तबके से आती हैं। वो विदेश में रह रही हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी परवरिश एक लिबरल माहौल में हुई होगी, जहां रिलेशनशिप को देखने का तरीका एक आम मिडिल क्लास फैमिली जैसे आपकी फैमिली या मेरी फैमिली की तुलना में काफी अलग है। अब जब अलाना को इस तरह की परवरिश मिली है तो जाहिर है कि उनके पेरेंट्स और उनके जान पहचान के लोग भी इसी सोच के होंगे। उनके लिए लिव इन रिलेशनशिप या फिर इस तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पर बात करना, सहजता से स्वीकार करना दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा आसान है। लेकिन अलाना के बहाने हम बात कर रहे हैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से आने वाले सेकेंड थर्ड टायर सिटीज और कस्बों से आने वाले कपल्स की, जो महानगरों में आकर लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं। उनके लिए ऐसा करना टेढ़ी खीर हो जाता है। उन्हें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किराए पर मकान नहीं मिलते, आसपास के लोगों की मॉरल पुलिसिंग, यहाँ तक कि हरासमेंट को भी उन्हें सहन करना पड़ता है। लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो भविष्य में शादी जरूर करेगा। इस तरह के अनुभवों के बारे में हमने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कुछ लोगों से बात की। 25 साल की सुनिधि पेशे से मीडिया कर्मी है। बिहार से ताल्लुक रखती हैं। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रही हैं, यही काम करती हैं। सुनिधि ने हमें बताया कि वो पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं शुरुआत में मुनीरका में रही। मुनीरका में किराए पर मकान मिलने में तो उतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे सारा मामला किराए का है। अगर आप रेंट दे सकते हैं तो इतनी दिक्कत फिर आपको नहीं होती है, लेकिन मोरल पुलिसिंग होती है। दूसरा ये कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स से ना ज़्यादा किराया लेते हैं लोग। मकान मालिक एक तरह से उनकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। मुनीरका के हाई स्टेटस वाले इलाकों में तो किराए पर फ्लैट मिलना देखिए बहुत मुश्किल है। एक तो कोई कपल्स को फ्लैट देना नहीं चाहता है, दूसरा वहाँ मोरल पुलिसिंग बहुत ज़्यादा है। एक विशेष धर्म के लोगों को फ्लैट नहीं मिलता और भी तरह तरह की बंदिशें होती हैं।
सुनिधि ने हमें मॉरल पुलिसिंग के बारे में बताया विस्तार से, सुनिए। मॉरल पुलिसिंग अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। आसपास के लोग ये मानने लगते हैं कि फलाने लड़का लड़की कभी ना कभी तो शादी करेंगे ही, इसीलिए तो साथ रह रहे हैं। इस तरह का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक बार तो मुझे कहना पड़ा कि हमारी इंगेजमेंट हो गई है। फिर एक बार एक आंटी आई करवा चौथ वाले दिन, कहने लगी कि कम से कम आज के दिन तो तुलसी पर जल चढ़ा दो। एक बार मेरे पार्टनर को काम से बाहर जाना था, उसी वक्त हमारा एक कॉमन फ्रेंड फ्लैट पे आ गया। वो कुछ दिन रुका, इससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई। मतलब लोग यही चाहते हैं कि कोई और दूसरा लड़का आपके यहाँ पे नहीं आए, तो ये दिक्कत है। सुनिधि ये भी बताती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स में महिलाओं और लड़कियों को उनके मेल पार्टनर के मुकाबले ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी मॉरल पुलिसिंग भी मेल पार्टनर के मुकाबले ज़्यादा होती है। सुनिधि बताती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक महिला के लिए एक हद तक लिबरेटिंग है, यानी तमाम तरह के बंधनों से थोड़ी ही सही लेकिन आज़ादी तो मिलती है, और इस तरह थोड़ी बहुत आज़ादी को भी कंट्रोल करने की कोशिश लगातार होती रहती है। और शायद इसलिए लड़के भले ही अपनी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को एक बार को बता भी दें, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर हमारे देश में कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं। अलग अलग अदालतों ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। कुछ ऐसे ही फैसलों के बारे में हमें एक एक्सपर्ट ने जानकारी दी, सुनिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ये वो पहला जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जो कि 1978 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कपल जो कि 50 सालों से एक साथ रह रहा था उसको बड़ा स्ट्रांगली प्रिज्यूम किया था कि ये इन द नेचर ऑफ मैरिज है, और उस कपल को मैरिज की तरह ट्रीट किया गया था कि क्योंकि 50 सालों से वो कपल जो थे दोनों पार्टनर्स थे 50 सालों से बिना शादी किए एक साथ रह रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को इसी जजमेंट में 1978 के जजमेंट में इस लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 2010 में डी वेलस्वामी वर्सेस डी पत्ताचमई अम्मल का जजमेंट आया था, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को एक प्री रिक्वेस्ट क्या होती है लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये डिस्कस किया गया था कि कोई भी प्री रिक्वेस्ट वैलिड कंडीशन नहीं है जो कि देखा जाएगा एक लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस के लिए। उसमें सिर्फ ये बोला था कि दोनों पार्टनर्स की अपनी वॉलंटरीली वो एक साथ रह रही हूँ, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही हूँ, एक घर में रह रही हूँ, काफी लंबे पीरियड से अगर वो दोनों एक साथ रह रहे हैं तो उनको इन द नेचर ऑफ मैरिज कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने ही 2010 में जजमेंट आया था एस खुशबू वर्सेस कन्हैया अम्बल का जजमेंट था। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोला था कि लिविंग टुगेदर या लिव इन रिलेशनशिप इज अ राइट टू लाइफ है, जो कि कवर्ड होता है आर्टिकल 21 के एम्बिट में। इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट, सबसे बड़ा जजमेंट जो कि लॉ के सामने आया, लोगों के सामने आया, वो था 2013 का इंदिरा शर्मा वर्सेस बीकेबी शर्मा का जजमेंट। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स की जो कैटेगरी बनाई थी उसमें पहली बार डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, लिविंग रिलेशनशिप के अंदर एक अडल्ट मेल और एक अडल्ट फीमेल जो कि दोनों मेजर हैं और अनमैरिड हैं, इनको डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर डीवी एक्ट के एम्बिट के अंदर डाला गया था। इट मीन्स अगर कल को कोई भी अगर उस पार्टनर के साथ कोई वायलेंस हो रहा है, जो दूसरा मेल पार्टनर उसके साथ कमिट कर रहा है, तो वो डीवी एक्ट के अंदर जाकर भी वहां से रिलीफ ले सकती है। वो लेडीज, वो औरतें जो कि डीवी एक्ट के अंदर अब जो कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आती हैं, अब वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एम्बिट में भी अब कवर होती हैं और वहाँ पे भी रिलीफ ले सकती हैं। इन फैसलों के बाद अब हम इस बात पर आते हैं कि हमारा संविधान जो है वो लिव इन रिलेशनशिप्स को किस तरह से देखता है। संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 21, ये भारत के नागरिकों को पूरी आजादी से जीवन जीने का अधिकार देता है और इस नजरिए से लिव इन रिलेशनशिप को एक अधिकार के तौर पर देखता है। संविधान कहता है कि अगर दो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सहमति के साथ रह रहे हैं तो दूसरे लोगों को उनके बीच दखल देने का अधिकार नहीं है। दखल होने पर कानूनी सहायता ली जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप्स को संविधान और कानून में किस तरह से डिफाइन किया गया है और ये किस तरह से कपल्स को बाहरी दखल से सुरक्षा देता है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताया एक्सपर्ट ने। सुनिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे लॉ के नजरिए में लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा सेपरेट स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है जिसने लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन किया हो। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जो कि कैटन ऑफ जजमेंट से निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट में,
उस सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि मैरिज नहीं है बट इन द नेचर ऑफ मैरिज है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स विलफुली एट द एज ऑफ मेजोरिटी अटेन करने के बाद, एट द एज ऑफ मतलब 18 से ऊपर के जो लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग, साउंड माइंड के लोग, अपनी विल से, फ्री विल से, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन वगैरह के, अपनी विल से एक साथ रहते हैं एक लंबे पीरियड के लिए। ये पीरियड क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, इसके भी कई पैरामीटर्स हैं जो कि जजमेंट्स में बात की है, जो कि मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। इसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पीरियड है, प्लस इसके साथ दो इंडिविजुअल्स इसी रिलेशनशिप के अंदर कोहैबिट करते हैं एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम से। फिर रिलेशनशिप है कि नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे कंसिडर किया जाएगा लिव इन रिलेशनशिप के लिए। इसके लिए कुछ पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे। तो वो पैरामीटर्स क्या थे कि कोई रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप है ये कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स, कुछ गाइडिंग फैक्टर्स हमें दिए थे। वो थे, पहला, ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक था, क्या वो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम था जिसे कंसिडर किया जा सकता है, एक रीजनेबल पीरियड वो होना चाहिए। ये नहीं जैसे आज आप 2 दिन के लिए साथ रह रहे हैं, फिर आप अलग हो गए, 6 महीने बाद फिर आप 3 दिन के लिए आए, मतलब ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्स आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, नहीं, वो एक प्रॉपर रीजनेबल टाइम के लिए होना चाहिए। दूसरा था सोशलाइज, आप किस तरह से सोसाइटी में सोशलाइज कर रहे हैं। इट मीन्स जो कि कपल है वो अपने आप को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स में एक दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस पे डिपेंड किया जाएगा। तीसरा, शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स एक ही घर के अंदर वो दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं आफ्टर मैरिज, बिल्कुल इसी तरह से शेयर्ड हाउस होल्ड एक तरह से वो रह रहे हैं। उसके बाद अगला फैक्टर था पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब जैसे बेडरूम, ड्राइंग रूम वगैरह आप किस तरह से हस्बैंड वाइफ आफ्टर मैरिज यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कैसे वो अपना ड्राइंग रूम और बेडरूम्स और किस तरह से रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगला था डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, मतलब किस तरह से वुमेन, जैसे शादी के बाद एक वुमेन की ड्यूटी है, मतलब कहते हैं ये कि जैसे वुमेन खाना बनाती है, टेक केयर करती है अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, बिल्कुल उसी तरह से डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स के अंदर भी वो सेम अपने पार्टनर के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। सोशली हमारे समाज में लीगल रिलेशनशिप जैसी चीज को बड़े इमोरल तरीके से देखा जाता है, लेकिन हमारा कानून उसे बिल्कुल लेजिटिमेट मानता है और उसे इलीगल करार नहीं किया गया। अगर किसी भी तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई भी ऐसे लोग जो कि मेजर है, आराम से अपने दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से सोसाइटी या किसी थर्ड पर्सन का उनको प्रेशर करने का कोई हक नहीं बनता। वो बिल्कुल इसमें कानून की मदद ले सकते हैं। वो अपने नियरेस्ट 100, जैसे उनको कोई भी थ्रेट होता है, सबसे पहला कदम होता है 100 नंबर की कॉल। सबसे पहले आप 100 नंबर की कॉल कीजिए, अपने नियरेस्ट थाने के SHO को इन्फॉर्म कीजिए कि इस तरह से हम रह रहे हैं और हमें फलाने लोगों से कंप्लेंट है। तो आप अपने ऊपर खतरे की या किसी प्रकार का नुकसान होने की, अपने ऊपर, आपके शरीर, अपने मानसिक स्थिति वगैरह के ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान होने की, आप पहले से कंप्लेंट नियरेस्ट थाने के SHO को दे सकते हैं। वही सेम कंप्लेंट आप आके DCP वगैरह और CP को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने ऊपर होने वाली किसी भी प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए आप वहाँ पे कंप्लेंट मूव कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में कुछ और पहलू भी हैं। मसलन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स की अगर संतान हो जाती है तो उसका क्या स्टेटस होगा, उसके क्या अधिकार होंगे, और क्या एक महिला अपने मेल पार्टनर की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। इन सवालों के जवाब भी हमें एक्सपर्ट ने दिए। तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गात्या एंड अदर्स 2008 में एक जजमेंट आया था जहां पे वॉक इन एंड वॉक आउट टर्म को यूज किया गया था। इसमें वो बच्चे जो कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, उन बच्चों को इलेजिटिमेट ना कहा जाए या फिर बास्टर्डाइज का टैग ना दिया जाए। उस बच्चों को बेसिकली बचाने के लिए जो कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, ये जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों का स्टैंड लिया था और बोला था कि ऐसे बच्चे जो कि इस रिलेशनशिप से पैदा होते हैं वो बिल्कुल लीगलाइज बच्चे हैं, जो उनके बायोलॉजिकल मदर फादर हैं वही उनकी गार्जियंस भी होंगे, और उन बच्चों को मेंटेनेंस, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस में फादर की चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसमें राइट दिया गया था। लीगली टर्म में अगर बात की जाए तो लिव इन रिलेशनशिप की कोई डेफिनेशन नहीं है और कहीं पे से इसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन सेपरेट नहीं है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम से रह रहे हो तो आपको मेंटेनेंस का भी हक है। अगर आपके ऊपर कोई प्रताड़ना हो रही है तो आप DV के अंदर भी 125 के अंदर मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हो। जो बच्चे ऐसे रिलेशनशिप से पैदा हो रहे हैं वो बिल्कुल लीगल है और वही उनके लीगल गार्जियन भी होंगे, वही माँ बाप उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे। बात प्रेम की हो तो बात समलैंगिक प्रेमियों की भी हो, ये जरूरी है। हमारे देश में समलैंगिकता अब अपराध के दायरे से बाहर है, मगर शादी का अधिकार अब भी नहीं है। ऐसे में समलैंगिक प्रेमियों के पास लिव इन का ही ऑप्शन है। इसके कानूनी पहलू क्या है,
ये भी हमें बताया एक्सपर्ट ने। अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताया। इंदु कुमार का जो जजमेंट मैंने आपको बताया, उसमें जो 6 डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स डिफाइन किए गए थे, उसी 6 डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल जो कि अनमैरिड है, के साथ साथ एक कैटेगरी लेस्बियंस और गे के लिए भी है। अगर कोई भी लेस्बियन कपल या कोई भी गे कपल अगर आपस में एक साथ रहता है, दोनों मेजर हैं, तो उन दोनों को पूरा राइट है, क्योंकि वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के एम्बिट में कवर होते हैं। उनके ऊपर भी अगर कोई भी प्रताड़ना है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर और बाकी किसी भी एक्ट के अंदर जाकर या किसी भी पुलिस से, आईपीसी के भी अंदर मदद पुलिस से बिल्कुल ले सकते हैं। ट्रांसजेंडर बिल की अगर हम बात करें तो वो भी बिल्कुल लेटेस्ट 2019 में आया हुआ है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये 2013 का जजमेंट है। अभी भी लॉ क्लियर नहीं है, इस पे स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपने प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले टाइम पे मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके लिए भी एकदम क्लियर लॉ और एकदम क्लियर गाइडलाइंस सब जरूर होंगी। तो ये थी बात लिव इन रिश्तों की। लिव इन रिलेशनशिप में रहना किसी भी औरत या पुरुष का या अन्य जेंडर के लिए उनका अधिकार होना चाहिए। कानूनी रूप से अधिकार है भी, लेकिन ये अधिकार क्या उन्हें मिलता है? बात सिर्फ इतनी होती कि आपको अपने घर में किसी गैर शादीशुदा कपल को कमरा देते अजीब लगता तो भी उसे पचाया जा सकता था, लेकिन हम तो दूसरों के फ्लैट्स, दूसरों के अपार्टमेंट्स, दूसरों के कमरों में झांकने वाले लोग हैं। जो हमसे बात भी नहीं करता उनको भी जाकर हम जज कर लेते हैं। पता है फलाने के घर में जो लड़का रहता है उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है। अरे भाई, शांति से रह रहे किसी कपल के जीवन में घुसकर आपको क्या मिलेगा? दुनिया में और भी बुरे लोग हैं जो सार्वजनिक मंचों से 2 गुटों में लड़ाई लगवाते देखे जाते हैं। अपनी नफरतें उनके लिए बचा कर रखिए। खैर, अब आते हैं शो के अगले सेगमेंट यानी सुर्खियों पर। पहली सुर्खी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बयानबाजी में नेता अपनी सीमाएं भी लांघ रहे हैं और हर बार की तरह महिला विरोधी टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ ऐसी ही टिप्पणी अब डीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ए राजा ने पलानीस्वामी के जन्म को अवैध रिश्ते का नतीजा बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के एक डॉक्टर पीएम नरेंद्र मोदी इस प्री मैच्योर बच्चे का हाथ पकड़कर उसे हेल्दी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस आपत्तिजनक और निंदनीय बयान पर चुनाव आयोग ने ए राजा को नोटिस भी भेजा। विवाद बढ़ा तो ए राजा कहने लगे कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। उनके कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुख्यमंत्री की मां का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। दूसरी सुर्खी सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से जुड़ी है। सीआरपीएफ ने अपने चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर डीआईजी खजान सिंह और कोच सुरजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों के ऊपर सीआरपीएफ की ही एक महिला कर्मचारी ने रेप के आरोप लगाए हैं। सीआरपीएफ की एक कमेटी ने इन आरोपों को पहली नजर में सही पाया है। दोषी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर कार्रवाई होगी। महिला ने दिल्ली के बाबा हरिदास पुलिस थाने में पिछले साल दिसंबर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोनों ने कई बार उसका बलात्कार किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि नवंबर 2014 में दोनों ने वसंत कुंज के एक फ्लैट में लगातार 3 दिन तक उसका बलात्कार किया। पीड़िता की उम्र 30 साल है और वो सीआरपीएफ के लिए कई स्पोर्ट्स मेडल जीत चुकी है। वहीं खजान सिंह 1986 के एशियन गेम्स में स्विमिंग में सिल्वर मेडल जीते थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने पहले भी दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दबाव के चलते शिकायत वापस लेनी पड़ी थी। तीसरी सुर्खी पंजाब से है। पंजाब कैबिनेट ने राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा को मंजूरी दे दी है। हालांकि वातानुकूलित बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला लागू हो जाने पर राज्य की करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। राज्य के सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ साथ काम करने वाली महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट की इसी मंजूरी को चुनावी दांवपेच के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। चौथी सुर्खी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन किरण खेर के बारे में है। किरण खेर इस समय खून के कैंसर से जूझ रही हैं। उनके पति अनुपम खेर ने इस बारे में जानकारी दी है। आज सुबह जारी किए गए एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी किरण खेर का इलाज चल रहा है और वो रिकवर भी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि किरण का इलाज बेहतरीन डॉक्टरों की टीम कर रही है। वो एक फाइटर रही हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने स्टेटमेंट में अनुपम खेर ने किरण की सलामती के लिए मैसेज भेजने वालों को धन्यवाद भी दिया।
अब वक्त है हमारे जाने का, यानी हमारे चलते चलते सेक्शन का। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं टिस्का चोपड़ा की किताब व्हाट्सअप विद बी। हाँ जी, वही टिस्का चोपड़ा जिन्हें आप एक्ट्रेस के तौर पर बेहतर पहचानते हैं। टिस्का की किताब वेस्टलैंड बुक्स से छपकर आई है। ये किताब टिस्का ने खासतौर पर 8 से 13 साल की लड़कियों को ध्यान में रखते हुए लिखी है। इस किताब में टीनेज की तरफ बढ़ती लड़कियों को उनके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। छोटे छोटे चेंजेस जैसे शरीर पर बालों की ग्रोथ या फिर बेहद ज़रूरी जानकारी जैसे सही फिट की ब्रा को कैसे चूज करें, सब कुछ इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक सेंसिटिव एज में जहां लड़कियां अपने ही शरीर को लेकर कंफ्यूज रहती हैं और कई बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ नहीं पाती, उनके लिए ये किताब एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकती है। ऐसी उम्र की बच्चियों के पेरेंट्स भी इस किताब को पढ़ सकते हैं ताकि उन्हें हिंट मिले कि कुछ भी एक्सप्लेन करना हो अगर अपनी बेटियों को तो कैसे करें। आप पढ़ें और पढ़कर बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहिए आप ऑर्डिनरी के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।